क्वेश्चन नंबर 11 से लेता हूं क्योंकि मुझे पता है उससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। चले तो यहीं से करें 11 नंबर से क्वेश्चन। यहीं से स्टार्ट कीजिए सर, 11 से सर यहीं से स्टार्ट कीजिए सर। चलिए ठीक है, 11 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रकार्यवादी की ध्रुवीय कार्य पद्धति है। 4 ऑप्शन दिया गया है। जो ऊहात्मक शब्द लिखा गया है इसका जो मतलब होता है अनुमानिक इतिहास होता है। इसका मतलब अनुमानिक इतिहास समझने का प्रयास करिएगा। ये ना प्रकारवादी की धुरी कार्य पद्धति होती है ना, ये क्षेत्रीय कार्य है। ये जो धुरी कार्य पद्धति लिखा गया है इसका मतलब होता है फील्ड वर्क। इसका मतलब जो होता है वो फील्ड वर्क होता है। ठीक है, पहली बात, जब सामाजिक क्रिया समाज या व्यवस्था को एकीकरण या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है, जब कोई सोशल एक्शन आप करते हैं तो किस लिए करते हैं? समाज या व्यवस्था के एकीकरण के लिए, या आप ये कर लीजिए कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकार्यवादी कहते हैं। तो प्रकार्यवाद जो है मनुष्यों की गतिविधियों से जोड़ता है। प्रकार्यवाद किससे जोड़ता है? प्रकार्यवाद जो शब्द है ना, ये मनुष्य की गतिविधि से जोड़ता है। मनुष्य की गतिविधि से जुड़ता है, गतिविधि से जुड़ता है। ठीक है, और ये गतिविधियां समाज को एकीकृत करती है। समाज को एकीकृत, अब समाज को एकीकृत करना बेसिकली, या शब्द आप एकीकृत कह लीजिए या अनुमानित इतिहास कह लीजिए, तो धुरी कार्य पद्धति नहीं, क्योंकि धुरी कार्य पद्धति तो फील्ड वर्क है। और फील्ड वर्क आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो इसलिए आपका फील्ड वर्क यहाँ पे जो रिलेट होगा ये करेक्ट होगा। पुस्तकालय कार्य भी नहीं है आपका ऑप्शन, इसलिए पुस्तकालय कार्य भी एलिमेंट हो जाएगा। विषय वस्तु का विश्लेषण, जैसे मैं कोई विषय वस्तु किया, विषय वस्तु में छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, जैसे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या होता है? समस्या की पहचान। स्टेप 2 क्या होता है? समस्या की पहचान लिया आपने, समस्या के उपचार। स्टेप 3 क्या होता है? आपने उपचार। ठीक है, स्टेप 4 क्या होता है? मूल्यांकन। स्टेप 6 क्या होता है? इसी तरीके से ये स्टेप बनाए होते हैं, तो इसका एनालिसिस हो रहा होता है। या किसी समस्या के छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में क्रमबद्ध से रखना, उसे बोलते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। तो ऑप्शन आपका पहला नहीं है, ना ही इतिहास है और ना ही पुस्तकालय कार्य है और ना ही विषय वस्तु का विश्लेषण है। धुरी कार्य पद्धति फील्ड वर्क को रिलेट कराती है, फील्ड कार्य को रिलेट कराती है, कार्यस्थल पर का जो काम होता है उसको रिलेट कराती है, मनुष्य की हर गतिविधियों को रिलेट कराती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। जॉर्ज मीड की किताब थी सामान्यीकृत अन्न है एक महत्वपूर्ण अन्न है। यह बताइए सृजनकर्ता कौन है? तो अब देखिए, सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न, इन दोनों के बीच में एक शब्द होता है। ठीक है, वहां पे सृजन होता है। उस शब्द का नाम क्या हो सकता है? तो मी होता है। मी मैं नहीं, आई नहीं होता है, मी होता है। देखिए मैं बताता हूं, समझिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक सेल्फ एंड सोसाइटी किताब, जानते हैं? कब आई थी बताइए जरा, पूनम सर हो? 1934 सेल्फ, सर 39 में 1939 में नो, 1939 में आई थी। एंड सोसाइटी करके किताब थी, है ना? और ये जो किताब थी 1934 में आई थी। ठीक है, सर माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, खाली सेल्फ एंड सोसाइटी? नहीं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, ये किताब आई। अब इस किताब में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो एक सामान्यीकृत अन्न और एक महत्वपूर्ण अन्न के बारे में बताया गया। तो दो चीजों के बारे में बताया गया इस किताब में। एक नाम था सामान्यीकृत का मतलब होता है जनरलाइजेशन करना। और जनरलाइजेशन समझ में आ ही रहा होगा कि मान लीजिए मैंने कहा कि 5-6 एक्टिविटी आपको करवा रहा हूँ, उनमें से जिस पे आपका लक्ष्य है उसको अगर सही तरीके से कर पा रहा है तो यानी उसका जनरलाइजेशन हो रहा है, सामान्यीकरण हो रहा है उसको। और उसके बाद दूसरा एक होता है महत्वपूर्ण अन्न। महत्वपूर्ण अन्न के बारे में कहने का मतलब ये कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहां अगर मैं बात करता हूं जो लक्ष्य है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? जैसे 10-12 लक्ष्य मिलते हैं हमें काम करने के लिए, तो 10-12 लक्ष्य में से हम एक पर फोकस करते हैं ताकि उसमें इंप्रूव हो सके, बदलाव आ सके, है ना? तो इन्होंने इन दोनों के बारे में बताया और इन दोनों से बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जब मैं यानी आई, जब मैं आई, ये आई क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित आई मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूं, केवल मैं, मेरा आ गया। अब मुझे काम कर रहे हैं, मुझे का मतलब यहाँ पे जैसे अगर क्या होता है
कि मुझे में पर्टिकुलर यहाँ पे जो देखो नंबर बेसिकली अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल मैथ इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट में नहीं समझना हमें, बट इन्होंने कहा कि मैं की बजाय मुझे में परिवर्तित हो जाता है। जो आई होता है ना वो परिवर्तित होता है मुझ में, यानी मुझे में शब्द में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मुझ में एक शब्द है वो परिवर्तित हो जाता है, तो उससे विकास क्या होता है, मुझे से फिर विकास क्या होता है, डेवलप क्या होता है, तो वो डेवलप होता है क्या शब्द, स्व शब्द, जिसको हम स्वयं बोलते हैं, स्व शब्द डेवलप होता है ना, इसका विकास होता है। तो लेकिन सवाल बड़ा आसान सा था। सवाल कहा कि मिड में सामान्यकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है, किसके सृजन करता है। तो यहाँ पे देखिए तो स्वयं शब्द तो लिखा ही नहीं है ना, तो आई तो डेवलप, तो आई से डेवलप होता है मी, है ना, आई से परिवर्तित होता है मी, तो जी आई सर। तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे स्वयं भी होता तो यहाँ सवाल दूसरा होता, फिर कहता कि मी से बताइए विकास किस में होता है, मी से, तो मी से जो विकास में होता है वो होता है स्वयं में, और स्वयं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। आई आपका गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आई पहले है, आई के बाद मी डेवलप हो रहा है, मी के बाद डेवलप क्या हो जाएगा, क्योंकि आई परिवर्तित हो रहा है मी में, और फिर मी से जो डेवलप होगा या परिवर्तित होगा वो स्वयं में होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, बी वाला। देखिए, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती है भूमिका का संग्रहण क्या कहलाता है। ये भी सवाल शायद मैंने करवा रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। फिर भी एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति है ना, प्रदत्त जन्मजात होता है। पहले मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। जो बच्चे सभी नए होंगे, कुछ बच्चे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन निश्चिंत भूमिका पुंज। आपकी टॉपिक आपकी जो होगी क्लासेस वो आपकी 8:30 बजे है क्लास, 7 बजे यूजीसी के बच्चे का है, और 8:30 बजे जो क्लास है वो डीएसएसबी के बच्चों का है। ये तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जी सर। सामाजिक स्थिति में मेल खाती है तो भूमिका का संग्रहण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ना भूमिका पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। देखिए, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण भूमिका पूंजी कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा पूछा सवाल है, ये परिभाषा पूछा हुआ सवाल है। अब समझिएगा थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में। एक व्यक्ति की समाज में कई स्थिति होती है, उम्मीद है कि आप जानते हैं भली भांति तरीके से। एक व्यक्ति की समाज में कई स्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों के अनुरूप उसकी भूमिकाएं भी सुनिश्चित होती हैं, और यह समाज में रहकर विविध प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है, इसलिए उसे हम भूमिका पुंज कहते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, भूमिका पुंज कहते हैं। कारण यही था। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए। कहता है कि जब वह परिवार के मध्य होता है, परिवार के बीच में होता है, तो वह अपने परिवार का प्रमुख होता है। ये भी बात सही है। वही संरक्षक भी होता है और समाज में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, और वह विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी भूमिकाओं को निभाता है। तो वही भूमिका पुंज होता है। भूमिका पुंज को हम लोग रोल स्टेटस भी बोलते हैं। यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको मर्टन। चाहिए, मर्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये शब्द, मर्टन के द्वारा। इतनी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि वह प्रदत्त स्थिति, प्रदत्त मतलब वो होता है जो जन्मजात जो है चीजें मिली होती है ना, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां जो जन्मजात होती हैं वो प्रदत्त होती हैं। अर्जित वो चीजें होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, जो समाज में सीखते हैं। शिक्षा हो गया है ना, अर्जित करते, सीखते हैं। हाँ, ये सब समाज में सीखते हैं, उसको अर्जित बोलते हैं, एक्वायर बोलते हैं। ठीक है, जात, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिंग, ठीक है, मेल फीमेल, तो ये क्या होता है, ये जन्मजात मिला होता है। रोना जन्मजात होता है, हंसना जन्मजात होता है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा भूमिका हो। देखो अब समझिएगा, आप एक व्यक्ति हैं लेकिन आपके अंदर 1 से अधिक भूमिका बन रही है, तो मेल नहीं खाती है। प्रश्न फिर कह रहा है जो कि मेल नहीं खाती है, ऐसे मांग का सामना करना पड़ता है, तो भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है। अब बात तो सही लग रही मुझे, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, करेक्ट है? सभी देखो, अब आप इस बात को समझिए कि सिंपल सी बात है, जो अभिकथन आपसे कह रहा है कि ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के अंदर 2 से अधिक भूमिका बन जाए, है ना, मतलब उसका अलग अलग रोल है, नेतृत्व अलग अलग कर रहा है,
और ऐसी कंडीशन पर जब वो अलग अलग कर रहा हो, उसकी मांग का सामना करते समय उसको वहां पे संघर्ष करना पड़ रहा है। और उसी संघर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिका संघर्ष। मतलब मान लीजिए अगर आप 10-12 काम एक साथ करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी आपको भी दिक्कतें होंगी, है ना। अगर एक काम करोगे तो दिक्कतें नहीं होंगी, इजीली आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और जब 10-12 काम करोगे तो संघर्ष बन जाएगा। भूमिका संघर्ष उसी को कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उसी को कहा जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका पहला वाला जो चाह रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ दूसरे पर, तो दूसरा कहता है कि ऐसी पारस्परिक समाजों में, ऐसे पारंपरिक समाज मतलब रेसिप्रोकल, पारंपरिक का मतलब होता है रेसिप्रोकल समाजों में, जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में भूमिका अदा कर रहा है। मतलब देखिए रेसिप्रोकल एक सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि जो भूमिका होती है वो प्रत्येक बच्चों की सीमित संख्या में होती है। मतलब निर्धारित कर देगी कि 5 लोगों की ये भूमिका है, एक ग्रुप बना है, ठीक है। तो हमने कहा ट्रेडिशनल समाज कार्य कर रहे हो आप, क्योंकि एक बनाया गया पहले से चीज़ें चली आ रही है, इसलिए 5 बच्चे इसमें रहेंगे, 4 बच्चे इसमें रहेंगे। अब एज रख लो जी, किशोरावस्था की 12 से 19 है, 18 है ना। 18 से 25 की बात करते हैं युवावस्था की। तो मैंने कहा किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में कोई भी व्यक्ति हो जाता है ना। अब लेकिन होगा तो किशोरावस्था का ही। व्यक्ति के नाम अलग होंगे, उनकी अलग अलग पहचान होगी, उनके अलग अलग व्यक्तित्व होंगे, है ना। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। रखे लेकिन जाएंगे 12 से 15 की एज, 12 से 18 की एज में ही, है ना। युवावस्था में कोई अगर समस्या है तो वो 18 से 25 वाले में रखे जाएंगे। तो मैंने एज के अनुसार इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कहा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या में होगा। अब जाहिर सी बात है, मतलब 8 बच्चे होंगे तो 8 बच्चे होंगे, ठीक है। भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होता है। अब बताइए जब सीमित होगा, मैंने किशोरावस्था की जो समस्या थी, जैसे मान लीजिए किशोरावस्था में समस्या है, अब ये समस्या सभी का कॉमन होगी, एक ही समस्या पे बात हो रही है। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि इन बच्चों में समस्या है मतलब शारीरिक परिवर्तन को लेकर, ठीक है, तो शारीरिक परिवर्तन की समस्या सभी बच्चों को कॉमन होगी जो किशोरावस्था के होंगे। तो जाहिर सी बात है समस्या अब यहाँ पे आपके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबके लिए जो काम करोगे ना, एक ही टाइप का तकनीक लगाओगे, एक ही टाइप के प्रिंसिपल्स लगा दोगे, एक ही टाइप की स्किल्स लगा दोगे, इसलिए इजी हो जाएगा वो कार्य। तो कहने का मतलब यही है कि सीमित संख्या यहाँ पे होगी और प्रत्येक संख्या की भूमिका अदा करते हुए भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होता है, और इसका परिपेक्ष करेक्ट हो जाएगा। कम होने का मतलब ही नहीं होना यहाँ पे दर्शाया गया है ना। तो अब देखिए इस सवाल में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बात अब यहाँ पर अगर हम करें व्याख्या के लिए, तो ध्यान सुनिएगा, व्याख्या नहीं है। व्याख्या कैसे नहीं है? कारण ये था कि एक में कहा इसने कि रेसिप्रोकल समाज, दूसरे वाले में रेसिप्रोकल समाज नहीं है। इसने कॉमन एक बात लिया, सामान्यता एक बात लिया कि एक भूमिका बनेगी जहां लोग रहते हैं और वहां पे जब मांग का सामना होता है, ढेर सारे गोल होते हैं, तो भूमिका संघर्ष बन जाता है। नीचे वाला सीमित संख्या होने के नाते इसने एक ट्रेडिशनल समाज को फॉलो कर दिया। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे भूमिका संघर्ष है और यहाँ पर भी दोनों एक जैसा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मैच कर रहे हैं। नहीं, जी सर। ऐसे नहीं होता है सवाल। मीनिंग को समझिए, कहना क्या है ना। अब इसकी देखो व्याख्या नहीं है, जिस ऑप्शन में व्याख्या नहीं होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और ऐसे 4-5 सवाल करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा। अब देखिए ये किताब हमारे सामने आ रही है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैमिली चेंज करके किताब है, भली भांति तरीके से आप परिचित होंगे, है ना, एम.एस. गोरे के बारे में। एम.एस. गोरे एक विद्वान है, सोशल वर्क के बड़े फेमस विद्वान है ना। और एम.एस. गोरे ने इस किताब में नगरीकरण की वजह से परिवार के बदलते स्वरूप के बारे में बताया है। किसके बारे में इस किताब के बारे में बताया है तो समझते चलिएगा। नगरीकरण, देखिए यूपी में जो पेपर आया ना, अब आपके जो यूपी के पेपर बनेगा ना कुछ ऐसे ही बनेगा, समझिए। कारण ये कि उनमें मीनिंग पूछता है ना। उसमें क्या पूछता है? मीनिंग पूछता है, किताब की मीनिंग बताइए। तो इस किताब में मीनिंग क्या बताती है कि नगरीकरण की वजह से परिवार के बदलते जो स्वरूप होते हैं उन्हीं के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है, उनके स्वरूप को प्रस्तुत करता है और ये किताब। तो अब आपको क्या समझना है कि संयुक्त परिवार टूट कर ना न्यूक्लियर या एकल परिवार में परिवर्तित हो रहा है। ये बात आप लोग जानते हो, यही बदलता स्वरूप है। बदलता स्वरूप का मतलब यही होता है कि पहले संयुक्त फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, वो एकल परिवार बन रहा है ना। तो इसी जी सर।
परिणाम स्वरूप पारिवारिक संरचना में आए परिवर्तन की जो चर्चा होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज वाली किताब में होती है। इसी किताब में बेसिकली दर्शाया गया है, ठीक है, इसी किताब में दर्शाया गया है। बड़ी फेमस किताब है, ये पेपर में आता भी है। तो ये अर्बनाइजेशन का है। अर्बनाइजेशन किताब जो आई थी सन 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में आई थी। अर्बनाइजेशंस एंड फैमिली चेंज जो किताब आई थी माधव की 1968 में किताब आई थी। अब ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो मैं आप लोगों को कुछ 2-3 किताब इसके और बताऊंगा, क्योंकि ये सोशल वर्क में भी आता है, सोशोलॉजी में भी आता है ना। तो सोशल वर्क एंड सोशल एजुकेशन एक किताब इनकी है। सोशल वर्क एंड सोशल एजुकेशन एक किताब है। ये किताब कब आई थी, मेंशन की गई थी माधव सदाशिव गोरे के द्वारा, तो 1965 में आई थी ये किताब, ठीक है। एक चीज ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब का नाम बताने जा रहा हूँ जो यूजीसी नेट में सोशल वर्क में पूछा जा चुका है। उस किताब का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये किताब आई, ये माधव सदाशिव गोरे की किताब रही। ये किताब भी परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है, पूछी कई बार जा चुकी है। सन 1985 में आई थी। कब आई थी? सन 1985 में आई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक किताब थी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। एक किताब इनकी और थी, उस किताब का नाम था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इस किताब को बेसिकली माधव सदाशिव गोरे ने 2002 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 2002 में प्रस्तुत किया था। सोशल डेवलपमेंट जब भी कभी नाम आता है, सोशल डेवलपमेंट, तो इस किताब में अगर किसी व्यक्ति की भूमिका होती है तो माधव सदाशिव गोरे का नाम आता है। चैलेंज फेस्ड इन एन अनइक्वल एंड प्लूरल सोसाइटी के बारे में इस किताब में जिक्र किया गया माधव सदाशिव गोरे के द्वारा सन 2003 में। सन 2003 में। तो ये भी किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, फेमस में रही है ये भी किताब। तो ये 4 किताब मैंने यहाँ पे नोट करवा दिए हैं, और एक किताब आपको यहाँ पे देखने को ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। सर दूसरी कौन थी? चौथी नंबर की बताना सर। सोशल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं चौथे नंबर की जो किताब यहाँ पर मेंशन की गई है वो सोशल डेवलपमेंट है 2003 की। 2003 की, ठीक है। इतनी किताब आपको ध्यान रखना है। अगर इतनी किताब पता है माधव सदाशिव गोरे के बारे में, अगर पेपर में आता है तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये 5 तो आपको पता होना चाहिए। 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है सम एक्सपेक्ट वाला, और एक अभी जो अर्बनाइजेशन को लेकर हमने बात किया है एंड फैमिली चेंज को लेकर 1968 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें आपको रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया था? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके जो है ऑप्शन में दिए गए हैं। बड़ा ही सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इजीली भी कर पाएंगे इसका जवाब। बताइएगा। आईपी देसाई, उन्होंने किया था महुआ गांव का अध्ययन। ओके, आईपी देसाई के बारे में आपने यहाँ पे नाम लिया है, और मैं आपसे कहूँगा कि ये आपने करेक्ट जवाब बताया मुझे आईपी देसाई के बारे में। आईपी देसाई जो है बेसिकली एक बड़ी फेमस और एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आईपी देसाई के बारे में यहाँ जो है करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा कि संयुक्त परिवार की संरचना और प्रकारात्मक एकता के बारे में। कारण ये था कि इन्होंने बेसिकली आईपी देसाई महोदय ने, ठीक है, आईपी देसाई महोदय ने किसके बारे में बताया था? बताइएगा। संयुक्त, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है ना संयुक्त परिवार की संयुक्त परिवार प्रकारात्मक एकता के बारे में। लेकिन आपके मन में जॉइंट ये आ रहा फैमिली होगा, एक नाम और आपके मन में आ रहा होगा, जैसे अभी आपने देखा कि सम एक्सपेक्ट किताब को लेकर उनका माधव सदाशिव गोरे के बारे में, सम एक्सपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, सम एक्सपेक्ट है ना, सम एक्सपेक्ट
ऑफ फैमिली इन महुआ, ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है, ये शब्द। तो ये पुस्तक बेसिकली जो अगर जिक्र करते हैं तो दो नाम हमें देखने को मिलता है आईपी देसाई महोदय का, इसमें आईपी देसाई का नाम। परंतु के एम कपाडिया अपनी किताब एक इन्होंने लिखा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया करके, इस किताब में सूरत के नवसारी नगर के अध्ययन के आधार पर ग्रामीण और नगरीय परिवार के तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो ग्रामीण और नगर, ग्रामीण और नगरी, ठीक है, इन दोनों के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो इन्होंने इन परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। भाई ग्रामीण में ये पाया जाता है, नगर में ये परिवार पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रामीण की परिवार की विशेषता बता दिया, नगरीय परिवार की विशेषता बता दिया। तो ये के एम कपाडिया ने बताया। के एम कपाडिया कौन सी किताब में बताया? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया वाली किताब में बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब रही इसकी ये भी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीरा देसाई के बारे में, तो नीरा देसाई भी बड़ी फेमस पर्सन है ना। इनके बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो ये परिवार के रूप में इनकी भूमिका आती है ना। नारी देसाई के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो परिवार में इनका नाम हमें देखने को मिलता है, फैमिली वाले में, ठीक है, फैमिली वाले में। और साथ ही साथ अगर हम जिक्र करते हैं तो इसमें जो है संयुक्त परिवार की संरचनात्मक प्रकारात्मक एकता को लेकर विभिन्न रूप से इन्होंने अध्ययन किया और भारतीय समाज में व्याप्त जो भी जातीय प्रमुखता थी उसकी संकल्पनाओं को मापने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। हमें मैच करना है ना, हमें मैच करना। देखो मैंने अभी आपको बताया है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया करके किताब, उम्मीद करता हूँ सब लोग नाम याद आ के एम कपाड़िया। के एम कपाडिया का नाम। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन किनशिप इंडिया की बात ऑर्गेनाइजेशन करते इन हैं अगर हम लोग, तो ये करवे। बेसिकली जो इरावती नाम सर। है जी, इरावती करवे, इरावती करवे। करवे। इरावती करवे की तरफ आप झुकाव कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, जो कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्वी और केंद्रीय नातेदारी क्षेत्रों में बांट दिया गया है ना, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे नाम आता है इरावती करवे का नाम। किनशिप और फैमिली किनशिप एंड मैरिज की बात अगर हम लोग करते हैं, किनशिप एंड मैरिज की बात करते हैं तो ये पुस्तक रॉबिन पॉक्स की रॉबिन किताब है। फॉक्स। और इस किताब का अगर हम बात करें नातेदारी के बीच में ना विवाह संबंध को बात करते हैं, विवाह संबंध की बात करते हैं ना इसमें। याद रखिएगा ये नातेदारी के बीच में अगर हम जिक्र करते हैं तो ये किताब बेसिकली जब प्रकाशित किया तो 1967 में किया था, 1967। फैमिली इन इंडिया की बात करते हैं। फैमिली इन इंडिया में ए एम शाह का भी नाम आता है। फैमिली इन इंडिया में गुजरात के एक गाँव का अध्ययन किया था इन्होंने, गुजरात का। तो गुजरात के गाँव का अध्ययन किसने किया है? तो पेपर में आता है ए एम शाह ने किया था गुजरात के गाँव का अध्ययन। ठीक है, संयुक्त परिवार छोटे और बड़े कस्बों की विशेषता जो है इन्होंने बताया था। और इन्होंने वहाँ पर ये भी कहा था कि विघटन जो है तेजी से हो रहा है, ठीक है, संयुक्त परिवार का, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या मिलना चाहिए बताइएगा? सेकंड, बी ऑप्शन सर। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए एमपीपीएससी की क्लास में मैंने आप लोगों से किसने कहा कि भारत में सामाजिक अस्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित होता है ना। क्लास अगर आपने ड्यूमा का नाम पढ़ा होगा, लुइस ड्यूमा, तो इन्होंने कहा था कि भारत में सामाजिक अस्थिरीकरण जो है ना पवित्र और प्रदूषण पर आधारित है। इनका एक किताब थी, वो था होमो हायरकीस, होमो जो है हायरकिक्स एक किताब थी। और वो किताब सन 1970 में आई थी, जो बेसिकली पवित्रता और प्रदूषण पर बेस्ड थी। सामाजिक पद के सोपानों के बारे में, सामाजिक जो पद हैं उनका एक स्टेप होना चाहिए, इस सोपान के बारे में पूरा विवरण, पूरा विस्तृत जानकारी जो है लुइस ड्यूमा ने सामाजिक अस्थिरीकरण की पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित किताब पर किया था। सर बुक नोट कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल नोट करेंगे। होमो हायर, ठीक है, याद नोट करिएगा आप सभी लोग ये भी चीज़ें, ठीक है। होमो हायरकिक्स, ठीक है, सन 1970 में।
तो इन्होंने जाति प्रथा में श्रेणी क्रम को शुद्धता अशुद्धता मतलब पवित्रता और अपवित्रता के अर्थों में समझाया था। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है शुद्धता अशुद्धता के बारे में किसने बताया है, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग को नाम यही लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए अगर आप सोशोलॉजी का भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डीएसएसबी वाले बच्चे तो भाई बहुत फायदे में हैं। सोशोलॉजी भी मिल जा रही है ईजिली, है ना, सोशल वर्क भी ईजिली मिल जाएगा, तो ये बड़ा काम करेगा। और एमपीपीएससी के लिए तो है ही है, यूजीसी के सेकंड यूनिट के जो है काम आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस भी आप सब बुक का ईयर बताया वो 1963 बताया आपने? नहीं 1967 1970 है, सॉरी 1970 1970 सर लिखी किसने थी ये बुक? लुइस ड्यूमा में, लुइस ड्यूमा, जी जी। है ना, लुइस फिर ड्यूमा। उसमें ऑप्शन में टिक नहीं किया लेकिन हमने ना। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, लुइस ड्यूमा। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बड़ा आसान सा सवाल है, इससे इजी सवाल तो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, है ना। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत, है ना। सर ये तो सर किंग्सले डेविस ने भी दिया है और सर ये मूर ने भी दिया है, तो कार्ल सर ऑप्शन मार्क्स। तो डाउट हो रहा है इसमें क्योंकि ये दोनों का नाम आएगा। अरे वाह, चलो अच्छी बात है कि आपने इस चीजों को यहाँ डेविस पर सर। देखा। सर इसमें पार्सन भी सामाजिक सिस्टम का प्रकारात्मक सिद्धांत में पार्सन का भी नाम आएगा, लेकिन सर ये बस में कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर जब जिक्र होता है, बातचीत करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे टालकाट पार्सन्स महोदय का नाम लेते हैं कि भाई इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। परंतु सामाजिक स्तरीकरण में प्रकारात्मक सिद्धांत के बारे में अगर जिक्र हो रहा है तो मैं आप सबसे कहूँगा कि किंग्सले डेविस की तरफ आप लोग झुकाव करें, और किंग्सले डेविस ही यहाँ पे करेक्ट जवाब माने जाएंगे। फिर है ना, फिर यहाँ पे जो जवाब जाएगा आपका वो किसका जाता है करेक्ट जवाब? किंग्सले डेविस का। सर W.E. मूर का नाम फिर किस उसमें आएगा? प्रकारात्मक इनकी अवधारणा के नाम में आता है ना, इनकी अवधारणाओं के बारे में जब पूछा जाता है मैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें इनका नाम दिखाई देता है सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवाद के सिद्धांत में, है ना। वहाँ हमें नाम देखने को मिलता है रेमंड मुर्रे का नाम। रेमंड मुर्रे ने, बता सकते हो आप लोग क्या परिभाषा इन्होंने दिया था सामाजिक स्तरीकरण को? एक निम्न स्तर को बताते हुए, एक उच्च स्तर को बताते हुए, एक निम्न जाति को बताते हुए, एक उच्च जाति को बताते हुए, एक निम्न वर्ग को बताते हुए, एक उच्च वर्ग को बताते हुए इन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया था सामाजिक स्तरीकरण को। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों में एक आता है मार्क्सवादी सिद्धांत और एक आता है प्रकार्यवादी सिद्धांत। एक आता है मार्क्सवादी सिद्धांत और एक आता है प्रकार्यवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत में ना आप याद रखिए कि दुनिया में विभिन्न प्रकार की जो समाज मौजूद है ना, वो सिद्धांत बेसिकली किंग्सले डेविस और रेमंड मुर्रे के द्वारा प्रस्तावित किए गए, लेकिन वो सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवाद में जिक्र देखने को मिला, है ना। सामाजिक स्तरीकरण में तो किंग्सले डेविड और W.E. मुर्रे का नाम मिला, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण में प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रतिपादन करने वाले अगर प्रथम विद्वान रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम हमें मिलेगा किसके? किंग्सले डेविस का। ठीक है, किंग्सले डेविस का। तो दोनों नामों आप नोट कर लीजिए, और ये दो चीज़ों पर बेस्ड था, एक था उपसंरचना और एक था आदि संरचना। आदि संरचना ये भी देखो पेपर में आता है, पेपर में पूछ लेता है आपसे, कहता है कि बताइए सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवाद सिद्धांत
कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं पूंजीवाद के आधार पे? तो दो टाइप के थे, एक था उपसंरचना, दूसरा था अधिसंरचना। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि उपसंरचना क्या थी? उपसंरचना में ना श्रमिकों का संबंध जो था वो उपसंरचना की श्रेणी में आता था। तो श्रमिकों का संरचना किस में आता है? श्रमिकों की संरचना किस में आती है? उपसंरचना में आती है। ये भी पेपर में सवाल बता कि श्रमिकों की संरचना बताइए किन में आएगी, तो उपसंरचना में आती है। और अधिसंरचना में मुख्य जो घटक होता है वो उद्योगपति होता है। कौन होता है इसमें मुख्य घटक के रूप में? उद्योगपति रहता है और उनके मालिक होते हैं। यह केवल उपसंरचना को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। यह केवल उपसंरचना को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दो नाम याद रखिए, किंस्ले डेविस, दूसरा रेमंड मुर्रे। रेमंड मुर्रे। सर अगर सामाजिकरण ये सामाजिक स्थिरीकरण में मार्क्सवादी सिद्धांत आएगा तब दोनों का ही आएगा? कार्ल मार्क्स का केवल, तब केवल कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तब केवल कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। ठीक है, जी सर। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बड़ा ही फेमस पर्सन है ये, और परीक्षाओं में भी इनसे कई बार सवाल आ चुका है। यहाँ तक कि एमपीपीएससी वगैरह में भी, यूपीएससी वगैरह में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपको मैच करने को लेकर। देखिए, ये आपको एक तरफ जो है अभी अभी आप लोगों ने देखा है नाम होम्यो हायरार्किक्स का नाम, होम्यो हायरार्किक्स का नाम, और मैंने करवाया है लुइस ड्यूमो। लुई डोमो। ड्यूमा का नाम लगा दोगे। ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में। जी सर। तक है जो भारतीय समाज के तत्वों के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज के तत्व के बारे में बताया गया है। भारतीय समाज के तत्व के बारे में बताया गया है। अच्छा, जो पहली किताब थी ना, ये 1970 में आई थी। ये बेसिकली अभी मैंने बताया शुद्धता और अशुद्धता पे आधारित थी। जाति को बांटा, हाँ, जाति पर शुद्धता बांटा और था ये। अपवित्रता पे, है ना। और उसके बाद देखिए मॉडर्न ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात हो रही है ना। योगेंद्र सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब भाई ये। यह किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ना भारतीय कुछ विद्वानों का नाम याद रखना है। भारतीय विद्वान के जनक कौन माने जाते हैं समाजशास्त्र में? तो जीएस घुरई हो गए, और एमएन श्रीनिवासन हो गए, और भीमराव अंबेडकर हो गए, और आपका एक नाम यहाँ पर मिल जा रहा है, और वह नाम है आपका क्या? योगेंद्र सिंह का नाम है। योगेंद्र सिंह का नाम है। किताब का नाम अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, है ना, ये आप जरूर बताइएगा। योगेंद्र सिंह की ये किताब सन 1986 में आई और बड़ी फेमस रही थी। सर लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल, 1986, 1986। अब देखिए, कास्ट एंड क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घुरई, बहुत फेमस विद्वान। मैंने अभी अभी आपसे बताया है, ठीक है। ये जाति वर्ग और व्यवसाय के स्वरूपों पर चर्चा करते हैं। जाति वर्ग और व्यवसाय के स्वरूप के बारे में बताते हैं, और कहते हैं बदलते स्वरूप को, उसमें बदलते जो स्वरूप है उनके बारे में बताते हैं। सही ऑप्शन क्या आपको मैच होगा? एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, अब बताइए। सी ऑप्शन सर। हाँ, सही जवाब सी ऑप्शन है, सही जवाब है। देखिए, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत है ये, और परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है। बताइए, अच्छा इंगित करता है, बताइए कौन? बताइए क्या इंगित करता है? प्लीज। सर ए। ओके, सर जब परिवर्तन होगा तो संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, तो आई थिंक बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत ने परिवर्तन द्वारा क्रांति आती है।
परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन द्वारा क्रांति आती है, उसी को संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को इंगित करता है। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब है। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, अभी भी मैंने पढ़ाया भी आपको, कि अर्थव्यवस्था की समाज का आधार या अधोसंरचना है। इसलिए जब जब अर्थव्यवस्था बदलेगी तब तब समाज की अधिसंरचना भी बदलेगी। अधिसंरचना में क्या आता है? अधिसंरचना में याद रखिएगा, जैसे धर्म हो गया, कानून हो गया, शिक्षा होगी, संस्कृति होगी, राजनीति होगी इत्यादि स्वतः बदलेगी। और इसी तरह समाज की संपूर्ण संरचना में क्या आ जाएगा? फिर परिवर्तन आ जाएगा। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यही सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइएगा। परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है और आसान सा सवाल है, मैंने पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों का। चक्रीय सिद्धांत तो आप इजीली लगा लोगे, चक्रीय सिद्धांत तो आप इजीली लगा लोगे। चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत ए टर्नबी ने किया था। हालांकि सेरोकिन का तो नाम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेरोकिन तो तुरंत लगा देते हैं आप लोग। लेकिन जब सेरोकिन नहीं है तो ए टर्नबी का नाम तो चाइना भी, हाँ सर चाइना भी आएगा। बिल्कुल। और इन्होंने किताब में दी स्टडी ऑफ हिस्ट्री में, कौन सी किताब में? इनकी कौन सी किताब थी? दी स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। बहुत फेमस किताब रही, ये पेपर में आए भी है कई बार। द स्टडी हाँ, इन्होंने किताब में इन्होंने चुनौती सिद्धांत का विस्तार समझाया और कहा था कि सभ्यता की यौवन, प्रौढ़ता, मृत्यु के अनुरूप 3 अवस्थाओं से गुजरती है ना। सभ्यता भी यौवन, प्रौढ़ता, मृत्यु के अनुरूप 3 अवस्थाओं से गुजरती है। ये बात दी स्टडी ऑफ हिस्ट्री में टॉयनबी ने किया था। रेखीय विकास का सिद्धांत उम्मीद है अगस्त काम्टे काम से जाएगा। हाँ, अगस्त काम्टे बेसिकली समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और अगस्त काम्टे महोदय ने इस सिद्धांत को धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक 3 प्रकार के एक रेखा में क्या किया था? परिवर्तित किया था। तो रेखीय किस वजह से हुआ? तो पहले इन्होंने कहा पहले धार्मिक आता है, फिर मेटाफिजिकल आएगा, फिर थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और तात्विक, मेटाफिजिकल को बोलते हैं। वैज्ञानिक, तो पॉजिटिविज्म आएगा। बिल्कुल। तो ये 3 आपके क्रम में है, एक रेखा में है। फिर आता है द्वंदात्मक। कार्ल मार्क्स का नाम ढूंढिएगा, अगर कार्ल मार्क्स मिल गए, या तो डॉरेनडार्फ को ढूंढिए, डॉरेनडार्फ भी मिल गए, दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो दोनों का नाम आप इजीली लगा सकते हो। प्रकारात्मक का नाम बचे एक, अभी आपने ऊपर एक सवाल लगाया भी है प्रकारात्मक में, किंग्सले डेविस और W.E. ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा बताइए? सी, मतलब बी सर, बी जाएगा, बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। शास्त्रीय और आधुनिक समाजशास्त्र के दृष्टिकोणों के मूलभूत अंतर को हमें निम्न दृष्टिकोण से होता है, बताइएगा। आधुनिक समष्टि, पर ए होना चाहिए, ए शास्त्री। हाँ चलिए, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि समिष्ट से व्यष्टि। कि शास्त्रीय का मतलब होता है प्राचीन, यानी पुराना, क्लासिकल। सही हो गया। शास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच में ना मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी, बेसिक, है ना। अंतर क्या होना चाहिए? तो समिष्ट से व्यष्टि, सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द ऑप्शन है ना। ऑप्शन कौन सा पहला है? पहला करेक्ट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काम्टे के परामर्शदाता कौन थे? मैंने शायद बताया था आपको, सेंट साइमन गुरु थे ना सर। नाम सुना पैट्रिक साइमन? नो। पैट्रिक साइमन ने क्या बोला था बताइए? पैट्रिक साइमन ने सामाजिक कार्यकर्ता का शब्द दिया था, सामाजिक कार्यकर्ता का शब्द दिया था पैट्रिक साइमन ने।
और अगर आपसे पेपर में ये सवाल बन रहा है, ठीक है, कि बताइए परामर्शदाता कौन है, तो यहाँ पे काम्टे के सेंट साइमन, बी ऑप्शन सही है। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में सब विश्वास करता था। विकासी उद्विकास बी। विकासी ओके, उद्विकासी बेसिकली सामाजिक डार्विनवाद के विकास का सिद्धांत करता था और डार्विन ने उद्विकासी को प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत में विकसित किया था। इसी के अंतर्गत बताया कि प्राणियों और व्यक्तियों के साधनों की उपलब्धता की चाह ने उसे जटिल परिस्थितियों में विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक उद्विकास में सामाजिक परिवर्तन का एक निश्चित दिशा होती है। इस वजह से सामाजिक डार्विनवाद को निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सामाजिक। देखिए, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का नाम विश्लेषण में बताना है हमें कि बताइए किस सिद्धांत पर आधारित था, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में ना सबसे आसान सवाल होगा, अभी अभी आपने देखा भी है, प्रकारात्मक एकता के बारे में। प्रकारात्मक एकता। बिल्कुल, यही आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पे, यही सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, किसने अपनी एक पुस्तक लिखी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड एक वाग्मिकता प्रश्न, अब कौन स्पेंसर को पढ़ाता है, इसके साथ आरंभ हुआ। ये देखिए परिभाषा एक टाइप की दिया गया है। ये किसने अपनी पुस्तक में दी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किताब लिखा, और वाग्मिकता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ाता है, इसके साथ ये प्रारंभ हुआ। तो आप देखिए टालकाट पार्सन्स का नाम, स्ट्रक्चर का नाम तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किताब की रचना सन 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में हुई थी। 1937 टालकाट पार्सन्स हो जाएगा आपका। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो 1998 में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री गठन के द्वारा पुस्तक का 20वीं सदी का श्रेष्ठतम पुस्तक की श्रेणी में इसको रखा गया। समाजशास्त्र का वर्णन सामाजिक तौर पर डार्विनवाद के रूप में ही किया गया था। हालांकि स्पेंसर डार्विनवाद के नहीं बल्कि लेमार्कवाद के समर्थक थे, है ना। तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्सन्स ने समाजशास्त्र के अध्ययन हेतु आधुनिक विकल्पों का चयन कर लिया, है ना। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑप्शन आपका बी टालकाट पार्सन्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, कल हम लोग जो है और थोड़ा सा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, ठीक है जी सर। चलिए।